आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथमेटिक्स में हमारी 10.2 एक्सरसाइज खत्म हुई थी पिछली वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10.3 एक्सरसाइज की, यानी 10.3 एक्सरसाइज को हम पूरा तरह से खत्म कराएंगे। वैसे मैंने इस पर लिखा है NCERT मैथ एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 1। देखते हैं यदि आज आपका सबसे पहली बात तो ये कि जो 10.3 एक्सरसाइज है इसमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। नई चीज़ें क्या हैं? सदिशों के गुणन। जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे सदिशों के गुणन, यानी कि अदिश गुणन, सदिशों का सदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, तो उसके बारे में आज हम पहले बेसिक नॉलेज सीखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यदि 1 घंटे के लगभग की हम वीडियो बनाएंगे, यदि 1 घंटे में एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज इसका हम एक सेकंड पार्ट और बना देंगे। मैं तो इसको एक पार्ट में ही खत्म करना चाह रहा था, लेकिन मैंने इससे पहली वाली जो वीडियो थी 10.2 एक्सरसाइज, उसको मैंने एक ही पार्ट में ख़त्म कराया था। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो थी। तो जिस तरीके से मैं मेहनत करके आपका 1.5 घंटे की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस पर उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिला आपका, तो इसलिए हम इसको 2 पार्टों में बनाएंगे, राइट। तो ताकि आप पूरे वीडियो देख नहीं पाते हो सकता है बोर हो जाते हो सकता है जब मैं वीडियो बनाते में बोर नहीं होता तो आप पता ना देखते में क्यों हो जाते हो। चलिए फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको 2 पार्टों में ख़त्म करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से पहले हम इसको समझेंगे कि सदिशों के गुणन क्या होते हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहले सदिशों के गुणन, देखिए आपने वो चीज़ पढ़ी होगी, सदिशों के गुणन कितने प्रकार के होते हैं? सदिशों के गुणन 2 प्रकार का होता है, एक सदिशों का अदिश गुणन और एक होता है सदिशों का सदिश गुणन। एक स्केलर प्रोडक्ट और ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, नाम सुना होगा। तो देखिए अदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों को मैं एक साथ ही खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या है, आपको मैथमेटिकली समझाना है, ना कि मुझे फिजिक्स में समझाना है आपको। तो इसमें परिभाषा वगैरह, और यदि ये फिजिक्स के सिलेबस में आपके में होता तो मैं आपको परिभाषा वगैरह भी समझाता, लेकिन फिलहाल आप डायरेक्ट समझ लीजिए। यहाँ पर एक तरफ लिखूंगा मैं अदिश गुणन, एक तरफ लिखूंगा मैं सदिश गुणन। इनके कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। सिंपल सा बात है कि यदि मैं 2 सदिशों की बात कर रहा हूं, मैं ए वेक्टर व बी वेक्टर, हमारे पास 2 सदिश हैं, तो इसके लिए याद रखना अदिश गुणन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये है आपका अदिश गुणन, राइट। सदिश गुणन में क्या रहता है? ए वेक्टर डॉट, इसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारा अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम डॉट प्रोडक्ट से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम डॉट से बोलते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये इस तरीके का रहता है, ए बी साइन थीटा। वैसे इसमें एक एन कैप भी रहता है, आगे लगा दो या पीछे लगा दो, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है कि दिशा किधर है। लेकिन फिलहाल आपको इस एन कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथमेटिकली, आपको केवल इतने की आवश्यकता है, ए बी साइन थीटा। ओके, अब ये ए बी आप जानते हो ना, ए क्या है? आपको पता है कि ए वेक्टर का परिमाण, एक ए वेक्टर का परिमाण होता है आपका ए वेक्टर का मॉड, या हम इसी को हम लिखते हैं ए। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी कहीं कहीं पर किताब में लिखा देखोगे, या मैं कहीं पर लगा दूं इस तरीके से कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड, और ये है कॉस थीटा। ये इसको इसी तरीके से मैं ऐसे भी आपका लिख सकता हूं। समझ में आ रही है ना बात? मतलब ये जो ए है, हमने कल भी बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि ए वेक्टर का परिमाण को हम ए वेक्टर के मॉड से प्रदर्शित कर देते हैं, या फिर हम ए लिख देते हैं। यदि ये सी लिखा हुआ है तो मतलब क्या, ये सी वेक्टर का परिमाण लिखा हुआ है। ओके, ये चीज चलिए, ये तो हो गई। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज आपको पता रहनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज इसकी अदिश गुणन की क्या प्रॉपर्टी है कि यदि मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे हम, तो आप देखिए इनके बीच में, यानी कि ए वेक्टर की दिशा इधर है तो दूसरे ए वेक्टर की भी दिशा उधर ही होगी, ठीक है। तो इनके बीच में कौन कितना है? थीटा बराबर 0 अंश। और cos 0 का मान आप जानते होंगे, cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान जिस तरीके से sin 0 का मान 0 होता है, उस तरीके से cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, आप a की a में करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा। इसकी प्रॉपर्टी में याद कर लीजिए, प्रॉपर्टीज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
इसी तरीके से कि ए क्रॉस ए करेंगे तो कितना आएगा, इधर 0 आएगा, यहाँ पर ए आता है। हमेशा याद रखना, इसमें ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए क्रॉस करेंगे उसके साथ में तो 0 आएगा। दोनों में अंतर रहता है, दोनों वेक्टरों में। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि यदि लंबवत दोनों सदिश यानी कि दो सदिश लंबवत हैं तो ए वेक्टर व बी वेक्टर लंबवत हैं तो आएगा ए। देखिए ध्यान से, आप जानते हो कि भाई cos 0 का मान 1 रहता है और cos 90 का मान कितना रहता है, 0। cos 90 का मान कैसा रहता है, 0 रहता है। इसीलिए ए लंबवत यानी कि थीटा बराबर 90 अंश, तो मतलब ए डॉट बी बराबर आएगा 0। लंबवत होने पर ए डॉट बराबर 0, इस पर लंबवत होने पर लंबवत, ये कुछ याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है कि देखिए लंबवत होने पर यानी कि थीटा बराबर 0 अंश, जब यहाँ पे सॉरी थीटा बराबर 90 अंश, लंबवत होने पर थीटा बराबर 90 लगाओगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आएगा, ए बी आएगा। क्या, ए बी। समझ में आ गई बात। लंबवत होने पर क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी आता है, और यहाँ पे क्योंकि cos 90 का मान कितना 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर 0 आता है। तीसरा, समांतर होने पर, समांतर होने पर क्या कंडीशन है, समांतर होने पर कंडीशन है कि ए डॉट बी बराबर 0 होता है, क्योंकि 180 अंश समांतर पर 0 अंश से 180 अंश, 180 अंश पर cos 180 अंश का मान कितना होता है, cos 180 अंश का मान जिस तरीके से आपका यानी कि साइन cos लंबवत का यानी कि 90 का 0 होता है, और तो भाई समांतर होने पर तो ये 1 आएगा। चलिए देखो, अब इसको चलिए देखो, समांतर होने पर क्या आएगा, देखिए कॉस ये ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। समांतर होने पर या तो लगाएंगे थीटा बराबर 180 अंश या लगाएंगे थीटा बराबर 0 अंश। तो यदि यहाँ पे 0 लगाएंगे तो cos 0 का मान भी 1 होता है, और cos 180 अंश का मान भी कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप लगाएंगे 180 अंश, यानी कि समांतर होने पर क्या लगा देंगे, समांतर होने पर आप लगाओगे ए डॉट बी बराबर ए बी। क्यों, और आपका याद हो तो cos 180 अंश का मान कितना होता है, माइनस में होता है क्या, देखिए अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट, जैसे लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश यानी कि आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और जे कैप डॉट जे कैप करेंगे उसकी वैल्यू 1 आती है, और के कैप डॉट के कैप करते हैं उसकी वैल्यू भी 1 आती है। लेकिन यहाँ पर आपका आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, और के कैप क्रॉस के कैप करेंगे उसकी वैल्यू 0 आती है। ये हमेशा याद रखना। इसमें क्या होता है कि आई कैप डॉट जे कैप करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, जे कैप डॉट के कैप करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, और के कैप डॉट आई कैप करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसमें क्या होती है, इसमें अलग तरीके की होती हैं, देखिएगा इस तरीके से 3 ले लीजिए आप, 3 इस तरीके से बना लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं आई, यहाँ पे लिख देते हैं जे, और यहाँ पे लिख देते हैं के। अब इनकी आपस में गुणा कर दीजिए इस तरीके से, तो क्या आएगा, देखिए इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करें, आई की गुणा जे में करेंगे, आई इंटू जे तो आएगा के कैप, जे इंटू के करेंगे, जे इंटू के, जे की मल्टीप्लाई के में करेंगे तो आएगा आई कैप, और आई और यानी के और आई की करेंगे, के और आई कैप की करेंगे, के और आई की तो आएगा जे कैप। ये हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसको। ये ओहो, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको इस तरीके से
लीजिए, अब दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है, तो ये भी देख लीजिए कि जे आई की जे में करेंगे तो 0, जे की के में करेंगे तो 0, के की आई में करेंगे तो 0, के की आई में करेंगे तो जे। ये है आपका, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब एक खास इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपका हमेशा याद रखना एक अदिश गुणन की प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट बी बराबर होता है आपका बी डॉट ए। ये तो बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है। ये इसके बराबर नहीं होता है। तो ये होता किसके बराबर है? तो आपको मैं बता दूं, ए क्रॉस बी को यदि हम बी क्रॉस ए के रूप में लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे? एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली इसके बराबर होता है ये, यानी कि आपका व्युत्क्रम गुणन का पालन करता है, ये नहीं करता है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम जो होता है उस तरीके से। तो ये चीज है आपकी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, आपको ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से आप इसका कोण निकालेंगे, तो इसका यदि कोण निकालेंगे अदिश गुणन में तो सीधी सीधी बात है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर लगा देंगे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए बी, इस तरीके से लगा देंगे, राइट। ये ऐसे ही यदि इसमें आपका निकालना है तो साइन थीटा बराबर एक क्रॉस बी बट्टे ए बी लगा देंगे। ओके, तो इस वाली एक्सरसाइज में 10.3 एक्सरसाइज में केवल इस चीज़ की आवश्यकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। एक चीज़ और आ जाती है आपकी सदिश, यानी कि अब एक टॉपिक और रह जाता है इस एक्सरसाइज के लिए, प्रक्षेप। प्रक्षेप प्रक्षेप क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक रेखा है L, ओके, ये कोई एक रेखा है और हमने इस पर एक वेक्टर मान लिया इस तरीके से, ये कोई एक ए बी वेक्टर है, ओके, ए बी वेक्टर है जिसका कोण यहां से क्या है? इस रेखा पर थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एक क्या कर दूँ, इस पर लंब डाल दूँ इस तरीके से, तो ये यहाँ पर काटेगा। तो इससे ए के बिंदु से यहाँ पर एक क्या कर दूँ, एक मैं सदिश बना दूँ, ये ए, इसको मैं सी बिंदु मान लूँ, तो ये जो ए सी है यही आपका क्या कहलाएगा? प्रक्षेप सदिश कहलाता है। प्रक्षेप सदिश समझ में आ गया? यानी कि कोई एक रेखा है एल, उस पर एक हमारा कोई भी थीटा कोण बनाते हुए एक वेक्टर है, तो उसका उसके ऊपर से यानी कि उसके सिर से एक लंब डालने पर एक वेक्टर बनेगा नीचे रेखा पर, उस वेक्टर को हम बोलते हैं प्रक्षेप। इसकी परिभाषा तो आती नहीं है। प्रक्षेप का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कितना होगा। तो मैं कहने लगा हूं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ये प्रक्षेप, ये इस तरीके से लिखा है प्रक्षेप। तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका प्रक्षेप का, देखिए सिंपल तरीके से आप किस तरीके से निकालोगे कि बेटा यहां पर आपका देखिए, आपको याद रखना किस चीज पर निकाल रहे हैं हम? बी वेक्टर पर। किस पर निकाल रहे हैं? बी वेक्टर पर। किसका? ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का निकाल रहे हैं तो इसकी जगह बी वेक्टर पर निकाल रहे हैं, बी वेक्टर का वो कर देंगे कैप, यानी कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टे बी वेक्टर का मोड, इस तरीके से। या आप लिख दोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे बी वेक्टर का मोड, इस तरीके से। तो या तो ये फॉर्मूला लिख दो या ये लिख दो या लिख दो, बात तो एक ही है, समझ गए। तो हमेशा याद रखना ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालोगे तो ए और डॉट में क्या लगाना है आपको? डॉट प्रोडक्ट के साथ में बी कैप, बी वेक्टर नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आपको करना है, राइट। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज को करेंगे एक एक सवाल में। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको समझ लेना, ना समझ में आए तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले होगा नीचे, और ऊपर से स्टार्ट करूंगा इसको सवाल को करना, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल देखिएगा। पहले सवाल में आपका क्या कह रहा है, और पहले सवाल में ये कह रहा है कि दो सदिश हैं ए और बी वेक्टर जिनके परिमाण दे रखे हैं। तो देखिएगा पहला जो सवाल है उसमें क्या दिया है आपको, यानी कि दो सदिश हैं आपके, क्या है? एक ए वेक्टर है जिसका परिमाण, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, परिमाण क्या होता है ए वेक्टर का? आप जानते हो ए वेक्टर का परिमाण क्या होता है? ए होता है। ए वेक्टर का परिमाण या तो ए कह दीजिए, ए वेक्टर का मोड कह दीजिए। ए वेक्टर के परिमाण को या तो इससे प्रदर्शित करते हैं या ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ए वेक्टर का परिमाण यानी कि ए बराबर आपको दे रखा है √3,
इसी तरीके से बी वेक्टर का परिमाण भी कितना दे रखा है, यानी कि बी बराबर कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है। और एक चीज और दे रखी है, और इसमें दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान भी आपको दे रखा है √6। तो पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण आपसे पूछा है, कोण पूछा है, सिंपल सा। तो मैंने अभी आपका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, अभी बताया था। कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए बी। चलिए, तो ए बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर डॉट, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है √6। ओके, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 गुणा, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ये 2। अब इसको सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा सिंपल तरीके से। देखिए कैसे करेंगे आप इसको, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इस तरीके का आ जाए तो आप ऊपर वाला देखिए, ऊपर को काट दीजिए, 3 गुणा 2 लिख सकता हूं मैं, नीचे √3, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं √2 गुणा √2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा, अब आपका यहाँ से मैं इधर, अब तो क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेकर ना, ज़्यादा देर तक क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा क्योंकि मुझे सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका √3 गुणा √2, ये बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा √3 गुणा √2 गुणा √2, ये बचेगा। अब देखिएगा, आपको √3 से √3 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। क्या चल रहा था, ये cos थीटा बराबर आपका चल रहा था, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और 1/√2 cos में कितने की वैल्यू रहती है, cos में 1/2, मैथ के स्टूडेंट इतना तो आप जानते ही हो कितने को आता है, cos 45, ठीक है, cos थीटा cos कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा 45 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। या आपको इस तरीके से भी दे रखा होगा π/4, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 45 अंश कह दो या π/4 कह दो, कोई भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं, जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी अगले सवाल को करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड देखिए, सेकंड सवाल कह रहा है आपका कि 2 वेक्टर दे रखे हैं इसने, यानी कि एक वेक्टर दे रखा है आपका ए वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप -2j कैप प्लस 3 k कैप, और एक बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। पूछा क्या है, इनके बीच में कोण पूछा, क्या पूछा है, कोण पूछा है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इनके बीच में कोण पूछा है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए भाई, परिमाण चाहिए। तो ए वेक्टर का परिमाण ए बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है डायरेक्टली निकल जाता है परिमाण, हमने इससे पहले वाली वीडियो में निकालने बताए थे किस तरीके से निकालते हैं। आई का गुणांक यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, जे का गुणांक कितना -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस, और के का गुणांक कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ए का मान कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का प्लस 9, 9 1 10 4 14, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 14 आ गया ए की वैल्यू, ए का परिमाण निकल आया। ऐसे आप बी का परिमाण निकालोगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, इसकी भी वैल्यू अंडर रूट 14 आ जाएगी। चलिए, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ओके। अब आपको क्या करना है, ए डॉट बी भी निकालना होता है, क्योंकि cos थीटा बराबर हमने फॉर्मूला क्या बताया था, ए डॉट बी वेक्टर बट्टे ए बी। तो आपको क्या चाहिए, आपके ए वेक्टर अलग दे रखा है, बी वेक्टर अलग दे रखा है, तो हमने पहले ए का मान निकाल लिया, ए का परिमाण, बी का परिमाण निकाल लिया। अब हमको ए और बी की दोनों की मल्टीप्लाई भी चाहिए, ए डॉट बी। ए डॉट बी बहुत आसान रहता है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख दीजिए, आई कैप -2j कैप प्लस 3 k कैप, इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, देखिए
1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई -2 में बस इसको आई हमने क्या बताई थी, आई की आई में करेंगे सीधी, आई की आई की में, जे की जे में और के की के में। अब 11वीं वाली बातों को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। 1 की 3 में करेंगे 3, -2 की -2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, 3 की 1 में करेंगे 3 1 3, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 4 10 आ जाएगा। ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो cos थीटा बराबर a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, a की वैल्यू कितनी आई है, √14 है, इंटू इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, √14 है। a की वैल्यू b की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, cos थीटा बराबर 10 बट्टे √14 की √14 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 बार जो भी अंडर में आ जाता है, जैसे कि आपने सीखा होगा बचपन में, √2 की मल्टीप्लाई √2 में कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो वही तरीके से कितना आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 5/7। भाई cos में ये वाली वैल्यू तो कहीं पर भी नहीं होती है 5/7, इसीलिए हम क्या कर देंगे, थीटा बराबर cos को इधर ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे cos इनवर्स 5/7। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप कहोगे यार ये तो बहुत अजीब सा आ गया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जितना भी आ जाए वैल्यू, यदि बन रहा है मान कि cos में एंगल बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर cos को इधर ले जाएंगे इनवर्स, तो थीटा बराबर ये वैल्यू आ गई, निकल आया कोण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अगले सवाल को करते हैं, बहुत ही प्यार से करेंगे अगले सवाल को, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए इस सवाल को। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना और इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप। एक नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न भी यही है, सदिश ए वेक्टर। देखो अब के सदिश ए, मतलब एक सदिश दे रखा है, मैंने मान लिया ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे, ये कह रहा है आई प्लस, देखो क्वेश्चन में आपका पूरा बताऊं तो क्वेश्चन ये कह रहा है, लो सदिश आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर पर सदिश आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन। ध्यान से समझो जरा, मैंने क्या बताई थी कि बेटा ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, तो फॉर्मूला क्या रहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे, जो दोनों वेक्टर होते हैं उनकी तो मल्टीप्लाई आती है, लेकिन जिस वेक्टर पर कहता है, ए वेक्टर पर कहा है, ए वेक्टर पर, तो ए वेक्टर नीचे आएगा। यदि कहता ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो फॉर्मूला ऊपर तो ए डॉट बी रहता, लेकिन अब किस पे कहा है, बी वेक्टर पर कहा है, तो बी वेक्टर यहां पर आता, बी वेक्टर का मॉड, जिस वेक्टर पर कहता है वो वेक्टर नीचे आता है, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए मैं मान ले रहा हूं इसको ए वेक्टर मान ले रहा हूं, इसको बी वेक्टर मान ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये आ गया बी वेक्टर आई माइनस जे। अब देखो जरा, आपको क्या है कि ए इस वाले सदिश पर, यानी ए वेक्टर पर पूछा है, ए वेक्टर पर इसका प्रक्षेप है, तो सीधे सीधे ए वेक्टर पर पूछा है, तो यहां पे लिख देंगे ए वेक्टर पर बी का प्रक्षेप है। तो फॉर्मूला क्या हो जाए, देखिए ए वेक्टर पर, जिस पर ऊपर तो ये दोनों की मल्टीप्लाई ही आएगी, लेकिन नीचे क्या आएगा, ए वेक्टर का मॉड। क्या ए वेक्टर का मॉड क्यों आ रहा है, क्योंकि ए वेक्टर पर यानी कि इस वाले सदिश पर, तो भैया जब ए वेक्टर ये दे रखा है तो इसका पहले तो मॉड ही निकाल लो। तो मॉड तो चलो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला ये रहेगा, इसको मैं समीकरण 1 कह दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहले आपका क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि आई प्लस जे इंटू आई माइनस जे। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आई की आई में करेंगे तो 1 आ जाएगा 1, और जे की जे में करेंगे तो -1 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बी वेक्टर का परिमाण निकालोगे, ए वेक्टर का परिमाण निकलेगा। ए वेक्टर का परिमाण किस तरीके से निकलेगा, ए वेक्टर का परिमाण निकलेगा ये वही चीज करके, किस तरीके से, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 + 1
√2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो सीधी सीधी बात है आपको क्या चीज़ दिखाई देगी, एक चीज़ दिखाई देगी कि ऊपर 0 आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा प्रक्षेप पे, ये प्रक्षेप पे पूछा है ना, प्रक्षेप पे, तो प्रक्षेप पे बराबर क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्ट, a.b, तो a.b की वैल्यू 0 है, नीचे √2 है। जब इसके अंदर किसी 0 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रक्षेप पे 0 आ जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए तो ये है आपका आंसर। जल्दी से कर लीजिए, तीसरा सवाल हो चुका है। अगले चौथे सवाल पर चलते हैं। 10 सवाल तो कराएंगे ही आज कम से कम। चौथा सवाल कह रहा है कि ए वेक्टर का, यानी कि इसमें भी 2 सदिश दे रखे हैं, मैं मान ले रहा हूं ए वेक्टर, इसका ए वेक्टर मैंने मान लिया i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर ये मान लिया मैंने 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ये तो ये कह रहा है इसमें। अब के क्वेश्चन ये कहा है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप पे निकालना है। इस वेक्टर पे, ये जो पहला वाला मैंने ए वेक्टर मान लिया, इस वेक्टर पर चाहिए बी वेक्टर पर, तो लिख देंगे सीधे सीधे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप पे, ध्यान से समझो, प्रक्षेप पे बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, अब याद है, ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो, ऊपर तो ए डॉट बी वेक्टर ही आएगा, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कह दो, कोई दिक्कत आई आती है। बी वेक्टर पर किस पर कहा है, बी वेक्टर पर, तो बी वेक्टर नीचे आ जाएगा, बी वेक्टर का मॉड। तो आपको क्या चाहिए, पहले बी वेक्टर का मॉड, फिर ए डॉट बी चाहिए। सिंपल सी बात है, पहले मैं ए डॉट बी निकाल दे रहा हूं। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे हम डॉट, बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे चलिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे -3, 7 अट्ठे 56, तो ए डॉट बी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 56 और 7, 7 और 6 13, यानी 63 हो जाएंगे। 63 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ये चीज़। अब हम बी वेक्टर का मोड निकालेंगे। बी वेक्टर का मोड मतलब समझ रहे हो, इसका परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है, अंडर रूट करके। 7, अब तो डायरेक्ट करूंगा मैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर के, चलो मैं यही ऐसे नहीं, कुछ बच्चे वैसे कमज़ोर दिल के होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लिख दीजिए -1 का स्क्वायर प्लस, एक लाइन ही तो बढ़ेगी लेकिन आपका काम ईजी हो जाएगा भाई। 7 का स्क्वायर, आई का गुणा, जे का गुणांक कितना है -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 8 8 64। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 50, 49 और 1 50, 50 और ये कितने हो जाएंगे 50 और 60 110 और 4 114, 114 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये चीज़। अब आपको क्या करना है, प्रक्षेप पर कितना हो जाएगा, अब लेंगे प्रक्षेप पर, प्रक्षेप पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से प्रक्षेप पर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 60 और इसकी वैल्यू रख देंगे √114। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो आपको बस सिंपल सा इतना ही उत्तर लिख दीजिए, नीचे आप काटना चाहो तो नीचे काट सकते हो। मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, उत्तर कितना आ रहा है, उत्तर इतना ही आ रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलो 5वां प्रश्न यहीं पर करा देता हूँ, 5वां प्रश्न आ जाएगा यहाँ पर, देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि आपको 3 सदिश दे रखे हैं, मैं आपको मान के चल रहा हूँ, इसमें ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। एक बी वेक्टर, एक और सदिश दे रखा है आपका 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। एक सी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 1/7
6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये दे रखे हैं तीन वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इन तीन वेक्टरों का क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि ये इनका ये दिखाना है आपको। पहले में दो चीज पूछी है, एक तो कि दर्शाइए कि ये तीन सदिशों का प्रत्येक का मात्रक सदिश हैं, ये प्रत्येक मात्रक सदिश हैं, यानी तीनों के तीनों क्या हैं। पहली कंडीशन में तो आपको ये दिखाना है कि ये प्रत्येक मात्रक सदिश हैं। और दूसरे में क्या चीज पूछी है आपसे, दूसरे में आपसे पूछी है कि दर्शाइए कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर लंबवत हैं। ये सदिश कैसे हैं, ये सदिश परस्पर लंबवत हैं। ये चीज दिखानी है कि ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। ये क्वेश्चन है, यानी तीन सदिश दे रखे हैं आपको, दो क्वेश्चन पूछे, दो बातें। एक प्रत्येक मात्रक सदिश है, यानी प्रत्येक मात्रक सदिश दिखाना है। दूसरे में क्या पूछा कि ये तीनों परस्पर लंबवत हैं, ये चीज सिद्ध करनी है आपको, ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। पहली कंडीशन देखिए, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मॉड निकालो। ए वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट क्या करोगे, इस चीज का वो करोगे। देखो ध्यान से, मैंने 1/7 से तो कोई लेना देना नहीं, 1/7 तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, बाहर। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझ लेना कि भाई होगा तो 1/7 का भी स्क्वायर, क्योंकि 1/7 का मतलब क्या है, 2/7, 3/7 और 6/7, यही है ना। देखो इसका मतलब ये है कि ये क्या दे रखा है, जब इस 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, 2/7 का स्क्वायर प्लस ये है 3/7 का स्क्वायर, इसी तरीके से तो आएगा, प्लस 6/7 का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसमें कोई हमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो 7 है अंदर क्या होता है, हर चीज़ का स्क्वायर होता है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, पहले तो 1/7 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर अंदर इसका स्क्वायर जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये चीज़ आ जाएगी। जब इनको देखोगे तो आप क्या देखोगे, आपको अंदर दिखाई देगा 1/49 गुणा, और ये भी कितना बैठेगा, 49 ही बैठेगा। 36 और 4 40 और 9 49 से 49 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √1 आ जाएगा। √1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सिंपल सी। तो ए ये मात्रक सदिश बन गया ना, बन गया। एक का मतलब क्या है कि ए मात्रक सदिश है, तो लिख दोगे, अतः चलो वो बाद में एक साथ लिख देंगे हम। अब दूसरा देखो, दूसरा भी ऐसा ही है, बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मॉड निकालो, वही उसी तरीके से निकालोगे। इसका मतलब भी तो यही है ना, 3/7, 6/7, 2/7। तो पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, 7 का स्क्वायर कर ले रहा हूँ, 1/7 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब भी वही चीज़ आएगी, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। चलो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, √1/49 गुणा 49, 49 से 49 कट जाएगी, 1 बचेगा और 1 का √1 रहता है, तो ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका ये सी वाले का मान भी बना जाएगा। चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको करना क्या था, कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन ये रहेगी, अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये आ रही हो कि सर ने क्या कर दिया। देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक को दिखाओ कि प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इनका जो परिमाण है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो ए का परिमाण हमने निकाला, तो ये परिमाण निकल कैसे रहा है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, तो उसको मैं दूर कर दूं। तो बेटा देखो ये इस तरीके से है भाई, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, इस तरीके से। अब मैं इसका स्क्वायर प्रमाण कैसे निकलता है कि 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, इस तरीके से आना चाहिए। अब जब हम इसको करेंगे 2 दूनी 4, नीचे 49 प्लस 3 तिया 9/49
प्लस 6×36/49। अब मैं 1/49 में कॉमन ले लूँ, सभी में से 1/49 अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लूँ, तो 4 + 9 + 36 इस तरीके से आ जाएगा। तो वो कंडीशन दिखाई दे रही है। तो डायरेक्ट जो 7 होता है तो हमको क्या कर दिया, डायरेक्ट 1/49 मैंने बाहर ले लिया और बाकी वही आ गया 36 4 49, तो 1/49 × 49 इस तरीके से आ गया। तो घबराना नहीं, जो भी कभी भी ऐसे बाहर होता है तो उसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं अंदर ही। ठीक है, चलिए तो ये है आपका। चलिए ये तो हाँ, ये तो हो गया। चलो आगे हमें क्या करना है, अभी तो सी का भी निकालना है, तो सी का भी इतना ही आ जाएगा। ऐसे हम सी का निकालेंगे, तो सी की वैल्यू कहाँ है, सी ये रही, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा 1/49। ठीक है, गुणा सी वेक्टर का निकाल लीजिए। सी वेक्टर का कैसे निकालेंगे, तो वही 1/49 कर दिया, फिर ये 6×36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस के 9। बाकी जोड़ेंगे वही कंडीशन आ जाएगी, 1/49 गुणा ये ऊपर 49 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा √1, तो सी बराबर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे अतः ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं। पहला काम खत्म हो गया, मात्रक सदिश ये निकल गया। मात्रक सदिश यानी कि सभी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, इनका परिमाण। दूसरा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत के लिए मैंने क्या बताई थी कि अदिश गुणन में कि ए और बी दो लंबवत हैं सदिश, तो उनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो वही काम हम करेंगे, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो मतलब क्या, देखिएगा डायरेक्ट हम इसका कर दे रहे हैं, तो 1/7 और ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और इसके साथ में 1/7 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी की, 3i कैप माइनस 6j कैप। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे से लिखना स्टार्ट करूँगा यहाँ से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे हम, 1/7 ये है आपका 3i कैप माइनस 6j कैप। ए वेक्टर यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, ए वेक्टर की वैल्यू ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इंटू 1/7, इसकी वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, चलिए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, देखो जरा ध्यान से। 1/7 की 1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/49 हो जाएगी। चलिए, और अब ये चीज़ तो वही बाहर ले लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6, आई की आई में करेंगे, जे की जे में करेंगे 3 6 18 हो जाएगी, माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस के। अब देखिएगा ध्यान से, ये कितना प्लस के 6, आप इस तरीके से देखिए 1/49 18 माइनस 18, तो ये 18 में 18 गया 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिख दोगे अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, लंबवत हैं। इसका मतलब क्या है, लंबवत। तो ए और बी क्या है, लंबवत हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखो इस तरीके से 90 अंश ऐसे ही तो बनता है, तो इसका ये सिंबल है लंबवत का। तो ए और बी लंबवत हैं। अब क्या करोगे, बी और सी लंबवत दिखा दो, फिर सी और ए लंबवत दिखा देना। इसी तरीके से आपका क्या करोगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई बी और सी वेक्टर की। देखिएगा डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, अब देखिए डायरेक्ट करेंगे बी और सी की, कैसे करोगे बी और सी की। तो 1/7 की 1/7 में करेंगे तो 1/49 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 18 प्लस के 6 दूनी 12 माइनस के 12, जे की जे में करेंगे माइनस के 12, के की के में करेंगे 2 3 6 माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये देखिएगा डायरेक्ट 18 12 और 6 18, 18 माइनस 18 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। तो यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर लंबवत सी वेक्टर, बी और सी लंबवत हैं। चलिए ऐसे ही अब क्या करेंगे, सी वेक्टर और ए वेक्टर निकालेंगे। सी वेक्टर और ए वेक्टर डायरेक्ट निकालो, सी की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 यानी कि 1/49 हो जाएगा, 7 की 7 में करेंगे मल्टीप्लाई, 6 की आई में करेंगे 6 दूनी
12 हो जाएगा प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 छिक्के ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 3 छिंग 18 माइनस के 18 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये भी मान 0 आ जाएगा। तो अतः लिख देंगे, अतः यहाँ पे सी वेक्टर लंबवत ए वेक्टर। तो देखिएगा ध्यान से, देखो क्या हो रहा है कि ए और बी लंबवत, बी और सी लंबवत, और सी और ए लंबवत। तो यानी कि ये तीनों, अतः तीनों क्या हैं, लंबवत हैं, तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो नीचे लिख देंगे, अतः तीनों ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। इस तरीके से लिख दोगे, समझ में आ गई ना बात। तो मतलब ए बी को 0 दिखाएंगे तो ये दोनों लंबवत, बी और सी 0 आ गई तो बी और सी लंबवत, सी और ए बी लंबवत आ गए तो मतलब तीनों लंबवत। समझ में आ गई बात, इस तरीके से कर देंगे। चलिए एक और होता है वैसे इसका डायरेक्टली करने का, लेकिन डायरेक्टली छोड़ो, बस इस तरीके से कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो चलिए भाई, ये सवाल दे रखा है आपका छठा सवाल। देखिए छठा सवाल कितना है इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा इस सवाल को। तो इसमें कह रहा है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 और ए वेक्टर का मॉड बराबर 8 बी वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड व बी वेक्टर का मॉड ज्ञात करना है आपको। सवाल छठा है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ये दे रखा है आपका 8, तो आपको ए वेक्टर बराबर 8 बी वेक्टर, और एक ये भी चीज़ दे रखी है, तो आपको ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर के मान अलग अलग निकालने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से और देखेंगे। देखिए आपको दिया क्या है वही चीज़ लेकर चलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दे रखा है 8, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए। पहले मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर की इसमें करेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब मैंने आपको कुछ बात बताई थी, याद हो तो क्या बताई थी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या रहता है आपका, ए स्क्वायर रहता है। क्या होता है, ए स्क्वायर लिख दोगे माइनस, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। देखिए ध्यान से, आपको ये चीज बताई थी मैंने अदिश गुणन में अभी जब स्टार्ट की थी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। अदिश गुणन की प्रॉपर्टी में कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए डॉट बी लिख दूंगा। क्यों, ए डॉट बी बराबर ये, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख दिया मैंने, ताकि मैं ये कट जाएगा, और ये बी की बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8, ठीक है। इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ तक क्या है
यहाँ के बाद में आपको एक चीज़ और दे रखी है, देखिएगा ये चीज़ दे रखी है आपकी, मतलब क्या दे रखा है, मतलब आपको ये चीज़ और दे रखी है कि ए वेक्टर का मॉड बराबर 8 बी वेक्टर, ये चीज़ दे रखी है आपको, सवाल में दिया है ये दिया है। मतलब क्या, ए वेक्टर के मॉड को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और इसको हम क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। तो ए की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ए की जगह पर क्या लिख दूंगा वैल्यू 8 बी रख दूंगा। तो ये 8 बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, 8 8 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, ये आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? 64 में से एक बी स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 63 बी स्क्वायर बचेगा बराबर 8। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8/63 आ जाएगा, 63 नीचे चला गया। ठीक है, तो बी की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/63 इतना आ जाएगा। और बी को ही क्या बोलते हो आप, बी को बोलते हो बी का मॉड, इतना ही बोलते हो ना, बोलते 8/63, यही चीज़ आपको निकालनी है। एक निकाल दी, बी वेक्टर का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मान निकालना है। तो ए वेक्टर का मान ये रहा, देखिए सीधे सीधे भैया, ए वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर बराबर सवाल में ये दे रखा है, चलिए 8 गुणा, तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, √8/63, ये इसकी वैल्यू हो गई ना, हो गया आंसर। तो ये है, दिखाई दे रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार, बड़ी दिक्कत रहती है। चलो दिखाई दे रहा है, चलो ये समझ में आ गया। चलिए अब अगले सवाल को करते हैं। आपका ये सवाल है, हाँ इसमें कुछ उत्तर आपका देखिएगा, उत्तर में घबराना नहीं है आपको, मत टेंशन लेने लगो। इसमें उत्तर कितना दे रखा है आपको मैं बता दूं, देखिएगा बी वेक्टर का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसमें ये 8 और नीचे 63 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 7 63 लिख सकते हैं। तो 4 का रूट कितना 2 रहता है, और अंडर ऊपर बचेगा 2 बचेगा, नीचे ये रहता है √3, 3 का 9 रहता है, ये 7। तो इसलिए बी वेक्टर का जो मान दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 2/3 √2/7, ये चीज़ है। समझ में आ गई बात? देखिए 4 बाहर, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, 2/3, और बचेगा कितना, ये बचेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे, तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे ये है 2/3, 2/7, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16/3 √2/7। आपका होगा पेपर में, हमें कैसे पता चलेगी, आपने तो उत्तरमाला में देख लिया। तो बेटा आप इतना उत्तर छोड़ोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, और यदि इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर पाओगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। तो घबराना नहीं है आपको कहीं पर भी, पूरा नंबर। बात वही है, कोई 4 को 4 लिख देता है, तो कोई 4 को इस तरीके से बना देता है, तो इसमें नंबर कट जाएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है। घबराना नहीं है ना कोई बात की। तो ये लिखने का तरीका आप ऐसे छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, आपको उत्तर पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। 7वां सवाल देखिएगा, 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात करो यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणन 1/2 है। देखो कितना, मतलब दो सदिशों का परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल सी बात है। परिमाण का मतलब एक तो ए बराबर ज्ञात करना है और यानी कि बी ज्ञात करना है। ए का परिमाण ए और बी वेक्टर का परिमाण बी, ये चीज तो ज्ञात करनी है। और आपको ये कह रहा है कि इनके परिमाण समान हैं, तो माना हमने मान लिया, माना कि ए वेक्टर का परिमाण, मैंने ए वेक्टर का परिमाण x मान लिया, तो बी वेक्टर का परिमाण भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि दोनों समान हैं, सवाल में ये कहा है। और एक और चीज कही है कि इनके बीच का जो कोण है, कोण कितना 60 अंश है, और कहा है इनका अदिश गुणन, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अदिश गुणन कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब आपसे इनका परिमाण पूछा है, लो इसमें भी कुछ वो आता है, देखिएगा सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? अब आपसे कहा है कि ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण दे रखा है। देखिए ए डॉट बी आपको दे रखा है कितना है, 1/2 दे रखा है,
और ए वेक्टर का परिमाण, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण मतलब क्या कि ये आपका ए दे रखा है, ए वेक्टर का परिमाण होता है आपका ए, ये हमने x मान लिया, और बी वेक्टर का परिमाण होता है बी, ये भी x, जब ये ऊपर का हमने x मान लिया तो नीचे का x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर का ही है बात। तो ए वेक्टर की जगह पे भी x, बी वेक्टर की जगह पर भी x, और cos 60 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर x और x स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, आप जानते ही हो। चलिए तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 उधर चला जाएगा, या 2 से ये वाले 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो x बराबर √1, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू 1 आ गई तो हमें तो a वेक्टर और b वेक्टर चाहिए, तो a बराबर क्या था, x था, मेरा a बराबर x, ये इसका मान भी 1 आ गया, और b बराबर भी x है, b बराबर भी 1 आ गया। तो लो यही दोनों क्या है, आंसर है, सिंपल तरीके से निकल आया। आपको समझ में आई बात। इस सवाल को मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि ए और बी के परिमाण चाहिए, दो सदिशों के परिमाण ज्ञात करो यदि उनके परिमाण समान है। यदि उनके परिमाण समान है तो हमने मान लिया कि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें परिमाण ज्ञात करना है, और इसमें यह भी कहा है कि परिमाण समान है। तो ए वेक्टर का परिमाण हमने मान लिया एक्स, तो ए वेक्टर का परिमाण वैसे बेसिकली होता क्या, ए से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर का परिमाण ए बराबर एक्स, बी वेक्टर का परिमाण बी बराबर एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं, थीटा से ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। सात के बाद में आप करते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है, दो सदिशों, 8वां सवाल था क्या, एक सेकेंड, ये हमने 8वां सवाल करा दिया अभी वाला। चलो तो 7वां सवाल देखो, अब 7वां सवाल ये है, 7 अभी जो कराया था 8वां सवाल करा दिया, ये 7वां सवाल, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है आपको। चलिए इसका मान ज्ञात करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो मान किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाइजेशन में 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 5 दूनी 10 माइनस के 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस 5 सत्ते 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमारे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या तो ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये स्मॉल में दे रखा है तो आप स्मॉल में ए स्क्वायर लिख देंगे, मतलब क्या, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, इस तरीके से मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ। तो 6 ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस ये 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है माइनस, अब देखिएगा आप जानते हो कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये कितना है, ये माइनस का 35 बी वेक्टर का स्क्वायर, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 6 ए वेक्टर का स्क्वायर, और 21 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 11 प्लस के 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा 35 बी वेक्टर का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, 7 हो गया, 8 मैंने इससे पहले करा दिया वो 7 समझ के। अब इसका 9वां देखिए, 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या कह रहा है, 9वां सवाल भी इसी तरीके का, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए ये है, क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए आपका मात्रक सदिश है, ये कह रहा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, चलो ये तो सिंपल सा है, मैं लिख दूंगा छोटा सा है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर
के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है तो एक्स वेक्टर का मान ज्ञात करना है। लो बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल तरीका क्या है इसका निकालने का, वही चीज है। आप देखो ये चीज तो जानते ही हो, आपको ये दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर दे रखा 12 और आपको ये करा है कि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए, तो यानी कि जो ए क्या है आपका मात्रक सदिश है, यानी कि ये चीज आपको पहले से ही दी हुई है, इस क्वेश्चन में दी हुई है। दिया है क्या दे रखा है कि ए वेक्टर का जो मॉड है उसकी वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि ए वेक्टर क्या है एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश अभी मैंने पहले ही सिद्ध किया था। मात्रक सदिश वो सदिश होता है जिसका मॉड निकालते हैं, यानी कि उसका परिमाण निकालते हैं, वो एक होता है ये चीज। अब इसी का यूज कर देंगे और ये चीज आपको पता है, देखना जरा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। वेक्टर में क्या होता है, इसको गुणा करके दिखानी होती है। गुणा कैसे करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर इसकी करेंगे प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी करेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 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 ए वेक्टर का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 12। एक लाइन और इसको आप बढ़ा दीजिए एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये कितनी हो जाएगी, ये देखिए एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस इसके आगे को कर दूंगा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, वो क्रम को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया माइनस ये है ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12, ये आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा और ये देखिएगा हमने क्या बताई थी कि आपका ए वेक्टर हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, और ये देखिएगा ये है एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और ये क्या है ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर के मॉड की वैल्यू 1 है, स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर बराबर 12, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1 स्क्वायर इधर जाकर 1 हो जाएगा प्लस का, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स वेक्टर बराबर √13। समझ में आ गई बात, इस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि भैया कि जो अदिश गुणन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ये, ठीक है। इसका यूज कर देते हैं हम। चलिए जल्दी से इसका सवाल कर लीजिए, यानी 9वां सवाल हो गया, 10वें सवाल को और करते हैं। अब जल्दी से कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दसवां कह रहा है कि ए वेक्टर एक दे रखा है, 10वां सवाल है ए वेक्टर बराबर आपको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप। और इस तरीके से हैं ये कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर लंब है, लंब है। देख लो क्या कहा है इसने, देखो जरा ध्यान से, इसने ये कहा है कि ए वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर बराबर ये और सी वेक्टर बराबर ये, तो आपको ये चीज दिखानी है कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंब हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो लैम्डा बराबर क्या, देखो आपको हमने क्या बताई थी याद हो तो,
लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब समझ रहे हो, लंब का मतलब ये है कि ए और बी लंब हैं, तो मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है, तभी तो ये लंब होंगे। तो वही चीज कि इसने ये वाली चीज, सपोज दैट कि ये आपका एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर, दोनों लंब दिखाने हैं, यानी कि हमने माना ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस लैम्डा लंबवत सी वेक्टर, तो मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ये समझ में आ रही बात भाई, ये चीज दोनों लंब हैं तो लैम्डा का मान चाहिए, तो ये दोनों लंब हैं तो मतलब क्या है कि इन दोनों की गुणा करके 0 के बराबर बैठी होगी, तभी तो ये लंब रहे होंगे। तो वो चीज़ है, सिंपल सी बात है, जब ए और बी 0 होते हैं तभी हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। अब इस गुणन की प्रॉपर्टी होती है, जब दो वेक्टर 0 आ जाते हैं, लंबवत होने पर 0 होते हैं, तो मतलब 0 है तभी तो लंबवत होंगे, तो लंबवत हैं, तो मैंने इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 रख दी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। वैल्यू कहाँ है देखिएगा, ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ये प्लस ये लैम्डा है। बी की वैल्यू कितनी है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये है। और इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, कोई दिक्कत तो कुछ लेना ही नहीं है। देखिएगा किस तरीके से, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का लैम्डा i कैप प्लस के 2 लैम्डा j कैप और प्लस का लैम्डा k कैप, और ये है आपका 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0, ये आ गया। अब देखिएगा पहले इसमें से i और i कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से लेंगे तो 2 माइनस लैम्डा i कैप, ये j में से j कॉमन ले लेंगे तो 2j प्लस 2 लैम्डा, तो j को मारो गोली बाहर, तो क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप। देखो ऐसा किया हमने, इस j में से j बाहर निकाल दिया तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ पर 2 लैम्डा बचा, इसमें से और इसमें से i निकाल दिया तो यहाँ पर 2 लैम्डा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर लैम्डा बचेगा, तो प्लस 3 और यहाँ पर बचेगा लैम्डा, k मैंने बाहर निकाल दिया, और ये इस तरीके से है। और यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। अब हमारे पास क्या है, जब गुणा करते हैं तो j वाले की j में और k वाले की k में, ऐसी करते हैं ना, तो यहाँ पे i दे रखा है तो i की i में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी 3 में, और j की j वाले में करेंगे प्लस 2 लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी 1 में, क्योंकि j का गुणांक यहाँ पे 1 है, k यहाँ पे है नहीं तो वो काम खत्म, k की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। यहाँ पे k है पर यहाँ पे k नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 मानेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो बस मतलब i की i में j की j में, इस तरीके से करते हैं। तो i वाले गुणांक की i वाले गुणांक में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, ये चीज़ आ जाएगी। अब कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, और ये कितना माइनस का लैम्डा बराबर 0, तो सिंपल सी बात है, माइनस लैम्डा बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 8, उत्तर 8 इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस माइनस कट गया, लैम्डा बराबर 8, सिंपल सा, ठीक है। अब यदि मैं इसका करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, अभी और भी हम सिद्ध करने वाले हैं, तो बाकी कल कराएंगे सिद्ध करने वालों को, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप को भी जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।